मेरा नाम रश्मि है। मेरी उम्र 22 साल है। मेरी शादी को लगभग 4 साल हो चुके थे। मैं अपने ससुराल में बहुत खुश थी। मेरा ससुराल कोई बहुत लंबा चौड़ा नहीं था। मेरे ससुराल में सिर्फ मेरे पति और मेरे ससुर जी थे। मेरी सास का मेरी शादी से 6 महीने पहले ही निधन हो चुका था। मेरे पति अपने माता पिता के अकेले बेटे थे, इसीलिए मेरी सास की मौत के बाद घर बिल्कुल सूना हो गया था, क्योंकि मेरे पति और ससुर जी के काम पर जाने के बाद घर खाली ही रहता था। और जब वो लोग काम से लौटकर घर आते थे तो उनको घर काट खाने को दौड़ता था। और इसीलिए मेरे ससुर जी ने अपने बेटे सुनील की शादी करने का सोचा। एक दिन मेरे पिताजी के दोस्त ने मेरे लिए रिश्ता बताया। पिताजी लड़के के बारे में सुनकर बहुत खुश हो गए और मेरे पिताजी ने अपने दोस्त से कह दिया था कि वो जल्द ही घर पर बात करके इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए बताते हैं। अगले दिन हम सब दोपहर का खाना खा रहे थे, तब पिताजी ने इस रिश्ते के बारे में मेरी माँ को बताया और मेरी तरफ मुस्कुराते हुए देखने लगे। मेरे माता पिता इस रिश्ते से बहुत खुश थे कि बड़ा ससुराल नहीं होगा तो ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होगी, मैं बहुत सारी परेशानियों से बच जाऊंगी। वो ये सोचकर खुश थे। पिताजी ने मेरा रिश्ता तय कर दिया और एक ही हफ्ते में मेरी शादी सुनील से बहुत सादगी से हो गई, क्योंकि मेरे ससुर जी ने मेरे पिताजी से शादी तय करते वक्त ही कह दिया था कि उन्हें किसी भी तरह का कोई दहेज नहीं चाहिए और शादी सादगी से हो जाए, क्योंकि वो शादी में फिजूल खर्ची के खिलाफ थे। और ये सच था, वो दोनों बहुत ही अच्छे थे। और सबसे अच्छी बात ये थी, मेरे ससुर को खाना बनाना बहुत पसंद था। पति और ससुर के काम पर जाने के बाद मैं घर पर अकेली होती थी, इसीलिए अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए मैं तरह तरह के खाने बनाती, किताबें पढ़ती रहती और घर की सजावट में लगी रहती थी। इस बात से मेरे पति और ससुर जी बहुत खुश होते थे और अक्सर छुट्टी के दिन मेरे ससुर जी खुद ही खाना बनाते थे और कभी कभी तो मेरी रसोई में मदद भी करते थे और कहते थे कि तुम तो पूरे हफ्ते ही खाना बनाती हो, आज तुम्हारी खाना बनाने की छुट्टी है। मैं तो अपने ससुर जी की इस बात से बहुत खुश होती थी, क्योंकि वो मेरा इतना ख्याल रखते थे। अगर कोई ये बात सुनता या देखता तो उसे मेरी किस्मत से जलन होने लगती और शायद मैं खुद को खुशकिस्मत ही समझती थी। ऐसे ही कुछ समय गुजरा और मेरे पति ने नए कारोबार की शुरुआत की, जिसके कारण उन्हें दूसरे शहर जाना होता था। क्योंकि मेरे ससुर बहुत अच्छे थे, इसीलिए मुझे कभी भी कोई दिक्कत नहीं होती थी और मैं खुशी खुशी पति को जाने की आज्ञा दे देती थी। ये सब कुछ ऐसे ही चलता रहा और कुछ महीने बाद मेरे ससुर जी का भी रिटायरमेंट हो गया था। अब वो सारा दिन घर पर ही होते थे और अक्सर खाना वो ही बना दिया करते थे। लेकिन एक बार जब मेरे पति शहर गए तो मेरे पास भी करने को कोई काम नहीं था। मैंने ससुर जी से कहा कि खाना आज मैं बनाती हूँ, लेकिन मेरे ससुर जी नहीं माने और कहा कि खाना तो मैं ही बनाऊंगा। मैं भी चुप हो गई, क्योंकि इतने प्यार से कह रहे थे तो अच्छा नहीं लगता। ससुर ने ही खाना बनाया और मैं खाना खाकर सो गई। और हैरानी की बात यह है कि मुझे लेटते ही नींद आ गई थी और मैंने इस बात को ज़्यादा नहीं सोचा। जब मैं सुबह उठी तो मेरे कपड़ों पर गंदगी लगी हुई थी। मैंने इस बारे में किसी से कोई बात नहीं की और ना ही मेरी ऐसी सोच थी, मगर मैं इस बात से परेशान रहने लगी थी कि ऐसा क्यों होता है। जब भी मैं खाना बनाती हूँ तो सुकून से खाना खाती हूँ और मुझे इतनी जल्दी कभी भी नींद नहीं आती। ये मेरे बचपन की आदत में शामिल है। मुझे हमेशा ही लेटने के कुछ देर के बाद ही नींद आती है, मगर जो 2 दिन मुझे अचानक नींद आई, उस दिन ससुर ने ही खाना बनाया था। दिक्कत ये थी कि इस बारे में मैं किसी से बात नहीं कर सकती थी, क्योंकि अगर पति को बताती तो कोई भी इंसान अपने पिता के बारे में गलत नहीं सुन सकता और वो मुझे ही इल्ज़ाम दे देता, क्योंकि घर में और कोई भी नहीं था। मैं अपने माता पिता को भी ये बात बताकर परेशान करना नहीं चाहती थी। मैं परेशान रहने लगी और ससुर जी से बचने की कोशिश करने लगी, क्योंकि वो सारा दिन घर पर ही होते थे, पति नहीं होते थे, इसलिए मुझे उन्हीं से बात करनी पड़ती थी और वो हर वक्त मुझे अपने आगे पीछे रखना चाहते थे, जो पहले तो मुझे अजीब नहीं लगता था, लेकिन अब मुझे सब कुछ बहुत अजीब लगता था। इसीलिए मैं कोशिश करती थी कि उनके सामने ना जाऊं और बहाने से अक्सर बाजार चली जाया करती थी, लेकिन लौटकर वापस घर ही आना होता था। एक घर में रहते हुए ये मुमकिन नहीं हो सकता था कि मैं उनसे कहीं दूर जा सकूं। फिर एक दिन तो हद ही हो गई। मेरे पति को ज़बरदस्ती मेरे ससुर ने दूसरे शहर भेज दिया कि जाकर काम लेकर आओ, तो वो कहते रहे वहाँ कोई काम नहीं है, मेरा जाना बेकार होगा।
लेकिन मेरे ससुर ने उनको डांट दिया कि तुम्हें क्या पता काम कैसे ढूंढा जाता है, बार बार काम देखना पड़ता है और ऑफिस के चक्कर काटने पड़ते हैं, तब जाकर कहीं काम हाथ में आता है। मजबूर होकर मेरे पति दूसरे शहर चले गए। मेरे पति के जाते ही उनके चेहरे पर एक ऐसी चमक नजर आई जैसे उनकी कोई दिल की बात पूरी हो गई हो। मैंने भी उनसे कहा कि मैं अपने मायके जाना चाहती हूँ, लेकिन मेरे ससुर ने मना कर दिया कि मेरा बेटा भी अभी यहाँ पर नहीं है, तुम भी चली जाओगी तो मैं अकेला घर में क्या करूँगा, यहीं रुक जाओ, जब तक वो वापस नहीं आता है फिर चली जाना। और मैं मजबूर हो गई कि मैं तो उनको कुछ कह भी नहीं सकती, लेकिन मेरे दिल में जो शक बैठ गया था वो कैसे ख़त्म हो सकता था। और उस दिन फिर मेरे ससुर ने खाना बनाया। मैंने उनसे कहा कि मेरा खाने का मन नहीं है, मगर उन्होंने ज़िद करके मुझे थोड़ा सा खाना खिला ही दिया। फिर खाना खाने के फ़ौरन बाद मुझे नींद आ गई और बिस्तर पर लेटते ही मैं सो गई। सुबह को देखा तो मेरे बिस्तर और कपड़े दोनों पर गंदगी लगी हुई थी। मुझे गुस्सा आने लगा और मैंने सोच लिया कि अब मैं अपने पति को बताकर ही रहूंगी। इसीलिए मैंने अपने कपड़े उतार कर वॉशरूम में ही लटका दिए और मैंने सोच लिया कि अब ये कपड़े सबूत के तौर पर अपने पति को दिखाऊंगी। वो आए तो मैं मौके की तलाश करने लगी कि उनको सच्चाई बताऊं, लेकिन मुझे मौका मिल ही नहीं रहा था क्योंकि मेरे ससुर हर वक्त हमारे साथ ही रहते थे। रात को जब मेरे पति कमरे में आए तो मैंने उनको बंद लफ्ज़ों में बताने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मुझे ही डांट दिया कि तुम गलत मत सोचो, तुम्हें अपनी बेटी की तरह प्यार करते हैं और तुम उनके ऊपर शक कर रही हो। मैंने उनको यकीन दिलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो मेरी बात नहीं मान रहे थे। आखिरकार मैंने कपड़े लाकर उनको दिखा ही दिए कि मेरी बात का सबूत है, लेकिन वो अपने पिता के खिलाफ कुछ भी सुनना नहीं चाहते थे, इसलिए वो मेरी कोई बात मानने को तैयार नहीं थे। मैंने उन्हें यकीन दिलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे तो ऐसा लग रहा है तुम मेरे पिता पर आरोप लगाकर अपने गुनाह छुपाने की कोशिश कर रही हो। मेरे पिताजी रात को जल्दी सो जाते हैं, उन्हें क्या मालूम बाद में घर में क्या होता है और क्या नहीं, और तुम न जाने किसको बुलाती हो। ऐसी बात सुनकर मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई। मैं सोच में पड़ गई, ये मेरे साथ क्या हो रहा है। हम दोनों में बहुत लड़ाई हुई और इसके बाद मैं अपने मायके चली गई। 1 महीना गुजर गया, उन्होंने पलटकर खबर भी नहीं ली। अब तो घर में सब लोग मुझसे सवाल करने लगे कि पहले तो तुम कभी इतने दिन नहीं रहती थी, क्या नाराज़ होकर आई हो। अब मैं उनको क्या बताती कि मेरे साथ क्या हुआ है। गलत भी मेरे ही साथ हुआ और मेरे ही पति ने मेरा यकीन भी नहीं किया, लेकिन मैं उन सबको परेशान नहीं करना चाहती थी, इसीलिए मैं चुप रही। मैं देखना चाहती थी कि ज़िंदगी अब कौन सा खेल खेलेगी मेरे साथ। और कुछ दिन बीत जाने के बाद मेरे ससुर मुझे लेने के लिए आए कि बेटा इतने दिन हो गए हैं, अभी तक तुम घर नहीं आई, इसलिए मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूँ। उनके इस प्यार पर मेरे घर वाले बहुत खुश हुए, लेकिन मैं तो उनके साथ नहीं जाना चाहती थी क्योंकि मैं तो उनके बेटे से लड़कर आई थी, झगड़ा करके आई थी। मेरे ससुर को भी शायद मालूम था कि हमारी लड़ाई हुई है, इसीलिए उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा जो भी दिक्कत है दोनों बैठकर हल कर लेना, इतना नाराज़ होकर बैठ जाना मसले का हल नहीं है। वो समझाते हुए मुझे अपने साथ ले आए। मैं मजबूर थी कि मैं अपने घर वालों को कुछ भी बता नहीं सकती, इसीलिए मुझे उनके साथ जाना पड़ा और वापस आई। लेकिन मेरे पति का मूड ठीक नहीं था। उन्होंने मुझे जता दिया कि जिस इंसान पर तुम शक कर रही थी वही तुम्हें वापस लेकर आया है, वरना मैं तो कभी भी तुम्हें वापस लेकर नहीं आने वाला था। मेरी कोई गलती न होने के बाद भी मुझे उनके सामने शर्मिंदा होना पड़ा और मुझे माफ़ी मांगनी पड़ी और बहुत मुश्किल से सब कुछ ठीक हुआ। अब मैं चुप रहने लगी थी और अपने पति से कोई बात भी नहीं करती थी, लेकिन मेरे ससुर का वही रूटीन था। वो खाना पकाते और अक्सर उनका खाना खाने के बाद मुझे नींद आ जाती। ये जो कुछ भी था मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं जितना भी कोशिश कर लेती मुझे नींद आ ही जाती थी। मैं किसी से बात नहीं कर सकती थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जिंदगी अजीब होती जा रही थी और जैसी मैंने कभी सोचा भी नहीं था वैसी ही हो गई थी। मुझे अब अपने आप से घिन आने लगी थी। मैं क्या थी और क्या बन गई हूँ। जिंदगी ऐसी बीत रही थी। मेरे ससुर को मेरी आदत का अंदाज़ा हो गया था, इसीलिए मुझसे ज़्यादा बात नहीं करते थे, लेकिन खाना बनाने का सिलसिला इसी तरह चलता जा रहा था। और सच तो ये है कि मेरे ससुर के हाथ में बहुत स्वाद था। जो भी एक बार मेरे ससुर के हाथ का बना खाना खा लेता वो उनके खाने का दीवाना हो जाता, मगर मुझे तो अब उनके खाने से घिन आती थी। जिंदा रहने के लिए खाना पड़ता था।
3 लोगों के घर में मैं अब अपने लिए अलग भी नहीं बना सकती थी। लेकिन कहते हैं कि जब इंसान बिल्कुल लाचार हो जाता है तो ऊपर वाला वहाँ से रास्ता दिखाता है जहाँ से इंसान सोच भी नहीं सकता। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ और एक दिन मैं बाज़ार से कुछ सामान लेने के लिए गई थी और वहाँ मुझे एक बहुत पुरानी सहेली मिल गई जो कि मेरे साथ कॉलेज में पढ़ती थी और दूसरे शहर चली गई थी। अपने पति के ट्रांसफ़र की वजह से वो शहर में वापस आ गई और एक दिन बाज़ार में ख़रीदारी करने के बीच अचानक उससे मेरी मुलाकात हुई। इतने वक्त के बाद अपनी सहेली से मिलकर मैं बहुत खुश हुई और हम एक दूसरे से मिलने का प्रोग्राम बनाने लगे। हमारा एक दूसरे के घर में आना जाना भी शुरू हो गया। वो 2 बार हमारे घर आई तो उसने मेरा और मेरे ससुर का व्यवहार नोट किया तो मुझसे सवाल किया कि ऐसा क्यों है। मैंने उसको सारी बातें बता दी कि मेरे साथ ये सब होता है। पहले तो वो बहुत हैरान हुई और उसने वादा किया कि वो इस सारे मामले में मेरी मदद करेगी। और एक दिन जब मेरे पति हमेशा की तरह एक दूसरे शहर गए, मेरे ससुर ने खाना बनाया तो मैंने खाना खाने के साथ ही थोड़ा सा खाना अपनी प्लेट से निकाल कर छिपा दिया। और दूसरे दिन वही हुआ जो मेरे साथ हमेशा होता था, लेकिन मैंने वो खाना अपनी दोस्त को दे दिया क्योंकि उसके पति एक लैब टेक्नीशियन थे, इसीलिए वो खाना लैब में टेस्ट किया गया। वही हुआ जिसका मुझे शक था। उस खाने में नींद की दवाई मिली हुई थी, इस वजह से मुझे जल्दी नींद आ जाती थी। एक बार तो मैंने सोचा कि अपने पति को रिपोर्ट्स दिखा दूंगी, लेकिन फिर मुझे वही डर लगा कि वो कहेंगे कि तुम मेरे पिता पर आरोप लगा रही हो और इस बार वो मुझे अपनी ज़िंदगी से ही निकाल देंगे। इस डर ने मेरी ज़ुबान पर ताले लगा दिए थे। और फिर एक दिन जब मेरे पति घर पर नहीं थे, मेरे ससुर जी ने खाना बनाया था तो मैंने अपनी दोस्त की सलाह से वो खाना नहीं खाया और नाटक ऐसे करने लगी जैसे मैंने वो खाना खा लिया है और अपने कमरे में जाकर लेट गई। मैं देखना चाहती थी कि मेरे सोने के बाद मेरे साथ क्या होता है। मुझे लेटे हुए कुछ ही देर हुई थी कि मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला। मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन मैं चुप लेटी रही क्योंकि आज मुझे इस रात से पर्दा उठाना था। मुझे देखना था कि मेरे ससुर मेरे कमरे में आकर क्या करते हैं। मैंने सोच लिया था कि अगर वो मेरे साथ कुछ उल्टा सीधा करेंगे तो मैं शोर मचा दूंगी, लेकिन फिर मेरे दिमाग में आया अगर मैं शोर मचा दूंगी तो कोई भी मेरी बात पर यकीन नहीं करेगा। अब तो मुझे खुद पर गुस्सा आने लगा। मैंने इस रात से पर्दा उठाने के लिए फ़ोन की रिकॉर्डिंग क्यों नहीं की। ये सब कुछ रिकॉर्ड हो जाता, लेकिन जो होना था वो हो गया। अब मुझे ये देखना था कि मेरे ससुर का अगला कदम क्या होगा। इसीलिए मैं चुपचाप लेटी रही। जब उनको यकीन हो गया कि मैं सो चुकी हूँ, वो मेरे पास आकर बैठ गए, मगर न जाने उनको इस बात पर शक हो गया था कि शायद मैं जाग रही हूँ। वो मेरे पास आकर बैठे ही थे और फिर वहाँ से उठकर चले गए। मेरे पास अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए कोई भी चीज़ नहीं थी, इसलिए मैं पति को कुछ नहीं बता सकती थी। मैंने दिन में अपनी दोस्त को फ़ोन किया और सारी बात उसको बता दी। वो खुद भी ये सब कुछ सुनकर बहुत परेशान हो गई। उसने मुझसे कहा, तुम्हें ये सब कुछ अपने पति को बताना ही होगा। लेकिन मेरा डर मुझ पर हावी हो चुका था। मैं अपने पति को कुछ भी नहीं बता सकती थी। मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। अब मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मेरी दोस्त ने मेरी मदद की और कहा कि इस बारे में वो खुद मेरे पति से बात करेगी। एक दिन मौका देखकर उसने हम दोनों को खाने पर बुलाया। मेरी दोस्त ने बात शुरू की तो बात सुनकर मेरे पति गुस्से से उठ के खड़े हो गए। मेरे पति उससे नाराज़ हो गए, लेकिन जब उसने आराम से कहा कि देखें, आप अब बात को जान लें, अगर मेरी बात गलत है तो बेशक आप इसे छोड़ दीजिएगा और ये बात सच साबित हुई तो फिर जो आप करना चाहें वही करना। मैं अपनी ज़िंदगी दांव पर लगाकर अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए तैयार हो गई। अब हमें कुछ ऐसा करना था कि मेरे ससुर को मालूम भी न हो और उनका भेद भी खुल जाए। मेरे दोस्त ने मेरे पति को वो रिपोर्ट भी दिखाई थी जो खाने की बनाई गई थी। शायद इस वजह से मेरे पति ये सब करने के लिए तैयार हुए। लगभग 1 हफ्ते के बाद मेरे पति ने अपने पिता से कहा कि उन्हें किसी ज़रूरी काम से दूसरे शहर जाना है। मेरे ससुर ये सुनकर बहुत खुश हो गए थे और उन्होंने कहा कि तुम ज़रूर जाओ। मेरे पति घर से तैयार होकर निकल गए, लेकिन अपने एक दोस्त के घर चले गए और दूसरे शहर नहीं गए। हमेशा की तरह मेरे ससुर ने खाना बनाया। वो खाना बनाने में व्यस्त थे तो मेरे पति चुपचाप घर में आ गए और कमरे में जाकर छुपकर बैठ गए। ससुर जी को मालूम भी नहीं था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। मैंने चुपचाप खाना खाया
क्योंकि मुझे मालूम था कि खाना खाने के बाद मुझे नींद आ जाएगी, लेकिन मेरे पति मेरे कमरे में पहले से ही मौजूद हैं, इसीलिए मुझे कोई डर नहीं था। मैंने पेट भरकर खाना खाया और हमेशा की तरह नींद आ गई। मैं कमरे में गई और पति को बताया कि मुझे नींद आ रही है, मैं खाना खा चुकी हूँ और अब जो कुछ करना है वो आपको ही करना है। मैं तो बिस्तर पर लेटते ही सो जाऊंगी। मुझे मालूम नहीं कि रात क्या हुआ, लेकिन जब मैं सुबह उठी मेरे ससुर और पति दोनों घर पर नहीं थे। मुझे मालूम नहीं था कि वो कहाँ हैं। बहुत देर के बाद भी जब वो दोनों घर पर नहीं आए तो मैं परेशान हो गई। मैंने दोनों के नंबर पर फ़ोन किया, उन दोनों के नंबर बंद जा रहे थे। मेरे लिए ये सब कुछ बहुत ख़तरनाक भी हो सकता था, लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि वो दोनों कहाँ हैं। कुछ समझ नहीं आया तो मैंने अपनी दोस्त को फ़ोन किया और उसे सारी बात बताई। मेरी दोस्त ने मुझे समझा दिया, लेकिन शाम तक इन दोनों का कुछ भी पता नहीं चला और इस वजह से मेरा हाल बुरा हो गया था। मुझे खुद पर गुस्सा आ रहा था। मैंने आज खाना खाया ही क्यों? अगर मैं खाना नहीं खाती तो मुझे मालूम हो जाता कि क्या हुआ है, क्योंकि आज हमेशा की तरह मेरे कपड़ों पर गंदगी नहीं लगी हुई थी। मैं बहुत ज़्यादा परेशान होने लगी कि ऐसा क्या हो गया। शाम से रात हो गई, लेकिन मेरे पति और ससुर का कुछ पता ही नहीं था। मेरी दोस्त बार बार कहती रही, तुम्हें पुलिस में रिपोर्ट करवानी चाहिए, लेकिन मैं परेशान थी कि पुलिस वालों को क्या बताऊंगी कि वो दोनों घर से क्यों और कैसे गायब हो गए। इसीलिए मुझे इंतज़ार ही करना था। इस बात को पूरे 2 दिन बीत गए और मेरे पति और ससुर का कोई पता नहीं था। मजबूर होकर मैंने अपने भाई को फ़ोन करके सारी बात बताई। मेरा भाई और मेरे पिताजी घर पर आ गए और जब उन्हें सारी बात मालूम हुई उन्होंने मुझे बहुत डांटा कि तुमने ये बात हमें पहले क्यों नहीं बताई। उनका कोई दोस्त पुलिस में था, उन्होंने उसे भरोसे में लिया और उसको सारी बात बताई। पुलिस के अपने मुखबिर होते हैं। पुलिस ने अपना काम किया, ना जाने मगर कैसे फ़ोन ट्रेस किया और सुराग ढूंढे, और रात को मेरे पति और ससुर दोनों घर आ गए थे। मेरे पति बेहोश थे और मेरे ससुर अजीबोगरीब बातें कर रहे थे, जैसे उनका दिमाग उनके कंट्रोल में नहीं। ये सब कुछ देखकर मैं बहुत परेशान हो गई। भाई ने मुझे संभाला और कहा इनको अभी डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं तो सारी बात मालूम हो जाएगी। जब वो डॉक्टर के पास लेकर गए तो मालूम हुआ कि मेरे पति को बेहोशी की दवाई दी गई है। पुलिस अपना काम करके वापस चली गई, लेकिन अब मुझे ये जानना था कि ये सब कुछ कैसे हुआ और क्यों हुआ। मैंने उन दोनों से सीधे सीधे सवाल कर लिए, ये सब कुछ कैसे हुआ। मेरे पति ने बताया कि जैसे तुमने मुझे बताया था वैसे ही तुम्हारे सोने के बाद पिताजी कुछ देर के बाद तुम्हारे कमरे में आए। उनका अजीब सा हाल देखकर मुझे डर महसूस हुआ और जैसे ही तुम्हारे बिस्तर के करीब आए मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ और मैंने उनको ज़ोर से आवाज़ दी। वो मेरी आवाज़ सुनकर परेशान हो गए और इससे पहले कि मैं उनसे कुछ बोलता मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कमरे में कोई और भी है। इससे पहले कि मैं मुड़कर उसको देखता मेरी गर्दन पर सुई चुभने का एहसास हुआ और उसके बाद मुझे कुछ होश ही नहीं था। फिर मैंने ससुर से पूछा, आप ही बताएं कि ये सब क्या है, क्योंकि अब सारी बात सिर्फ आप ही बता सकते हैं। उन्होंने मुझे बताया, बेटा मुझे खुद मालूम नहीं हुआ कि मेरे साथ क्या हो रहा है। ऐसा हुआ कि तुम्हारे और मेरे बेटे की कोई औलाद नहीं थी और शादी को 4 साल से ज़्यादा हो गए थे। अभी तक कोई औलाद नहीं है। मैं कोई औरत तो नहीं जो इस बारे में तुमसे खुलकर बात करता। मैंने एक बार दोस्तों में बैठे हुए इस बात का जिक्र किया तो मेरे दोस्त ने बताया कि कोई डॉक्टर है जो पंडित भी है, उनसे अगर कोई दवाई लेकर अपनी बहू को दे दो तो उसको औलाद हो जाएगी। मैं तो बस औलाद की खातिर इस आदमी के पास गया था और जिस तरह वो कहता रहा मैं वैसा ही करता रहा कि नींद की दवाई खाने में मिला देता। उसके बाद मुझे अलग अलग तरह के काम बताता रहा और मैं उन कामों को करता रहा। कभी तुम्हारे ऊपर से कुछ घुमा दिया करता था। तुम्हारे हाथों से मुर्गी की बलि करनी थी तो कभी कबूतर की, क्योंकि तुम बेहोश होती थी तो तुम्हारे हाथ पकड़कर ये काम करता था। और वो जो भी अजीब चीज़ मुझे बताता रहा मैं अपनी औलाद की खुशी की खातिर करता रहा। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता था कि मेरा दिमाग किसी और के कंट्रोल में है और मैं वो सब कुछ नहीं करना चाहता था, लेकिन फिर मुझसे सब कुछ खुद ब खुद होता जा रहा था। और उस रात जब मेरे बेटे ने मुझे आवाज़ दी, उस रात आखिरी काम था, लेकिन मेरे बेटे ने जैसे ही मुझे आवाज़ दी मैं घबरा गया और उसके बाद मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा दिमाग किसी के कंट्रोल में चला गया हो
और अब इसके बाद मुझे कुछ याद ही नहीं। लेकिन अब हमारे हर सवाल का जवाब उस डॉक्टर के पास था, इसीलिए मैं अपने ससुर और पति को लेकर उस डॉक्टर के पास चली गई। मेरे भाई ने अपने पुलिस वाले दोस्त को भी इस सारे मामले के बारे में बता दिया। पुलिस भी वहाँ पर पहुँच गई। जब पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया तो उसने बताया कि वो कोई डॉक्टर नहीं है, बल्कि वो तो सिर्फ एक तांत्रिक है और काले जादू में महारत रखता है। पढ़े लिखे लोग जादूगरों के पास नहीं आते हैं, इसलिए वो डॉक्टर के भेष में रहता है। और जिस रात मेरे पति कमरे में थे, आखिरी काम था और वो खुद कमरे में भी मौजूद था। उसने बताया कि आखिरी तंत्र से मेरी आत्मा उसके काबू में हो जाती, लेकिन शायद मेरी और मेरे पति की किस्मत अच्छी थी, इसीलिए ऊपर वाले ने हमें आखिरी समय में मदद की और हम इतने बड़े श्राप से बच गए। मेरे ससुर और पति को वो साथ लेकर गया था, उनकी बलि देना चाहता था ताकि जो काम अधूरा रह गया हो उसको पूरा किया जा सके। कहा जाता है कि हमेशा आंखों देखा सच नहीं होता और गलत काम अगर अच्छी नीयत से भी किया जाए तो उसका नुकसान होता है। खुशियाँ ईश्वर से मांगनी चाहिए। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।